ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, कि कौन-कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत सारा क्लासिफिकेशन बताया था, है ना? क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि एक बार कि प्लांट के टिश्यूज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, एनिमल, है ना? उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं कई सारे कैटेगरी। जैसे कि बोन एक अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है आपका। वैसे अगर देखा जाए हम ब्लड को स्पेशलाइज्ड टिश्यू में पढ़ते हैं, लेकिन ब्लड भी अपने आप में एक टिश्यू है ना? और तो ब्लड अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो देखो एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज, connective tissues are those tissues which connect a tissue or organ, which connect a tissue or organ to another which connect tissue, to another tissue or organ. Sir, please repeat again. Full stop. They are the most widely, they are the most widely, they are the most widely spread tissue. Okay, Tahira. Connective tissues are those tissue. Connective tissues are those tissues which connect a tissue or organ, which connect a tissue or organ to another tissue or organ, to another tissue or organ. Next point. They are the most widely distributed, they are the most widely distributed and abundant, most widely distributed and abundant tissue of the body. नेक्स्ट पॉइंट इसी में इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। इनका ओरिजिनेशन कहां से होता है? तो इनका ओरिजिनेशन होता है मीजोडर्म से, है ना? दे आर फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हैव 3 कंपोनेंट। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू आपके होते हैं उनमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है आप समझिए कि मैट्रिक्स वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि आपके पास कोई मंचूरियन सूप है, तो सूप में जो सूप वाला पार्ट है वो मैट्रिक्स है। दूसरा वाला पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यूज, है ना? तो सेकंड वाला पार्ट क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होता है। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? उसमें जो वेजिटेबल वगैरह पड़ी हैं वो मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। और फाइबर्स क्या हो गए? उसमें जो नूडल्स पड़े होते हैं वो फाइबर्स हो गए। इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, है ना? तो या सेल्स इनको बोलते हैं, सेल्स। और जो थर्ड वाला पार्ट होता है दैट इज फाइबर। ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ टिश्यू, 3 काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, 3 तरह के। तो नोट करेंगे मैट्रिक्स में, आप नोट कर लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ, मैट्रिक्स में इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉमा, प्रोटीन, और इसमें सबसे एबंडेंट जो सब्सटेंस होता है उसे बोले हैं हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, एंड
हेलुनो हयालु एच एक मिनट HYALURONIC हेलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और हेलुरोनिक एसिड का मिलकर के बना होता है, मेनली हेलुरोनिक, तो हेलुरोनिक एसिड यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सेल्स इसमें मेनली क्या पाई जाती हैं? अब देखो दूसरी कनेक्टिव सेल्स पाई जाती हैं। सेल्स बहुत तरह की होती हैं, है ना? प्लाज्मा सेल्स होती हैं और बहुत टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। देयर आर नंबर ऑफ द सेल्स, तो हम एक सेल्स को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। और तीसरी चीज होती है फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं, ठीक है। इसमें सेल्स में आ गई मैक्रोफेजेस, आ गई ऑस्टियोसाइट, आ गई, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। और कनेक्टिव जो फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर, आप ऐसे लिखिए, प्रोटीन फाइबर्स, है ना। सेल्स में ये डिपेंड करता है कि आप किस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे हम पहले कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो वी डिवाइड, पहले यहीं पे क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, और तीसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे यहाँ 3 तरह के हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, है ना? कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है एरियोलर, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा-सा दिया हुआ है, ठीक है? तो हम इन सबको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, लूज को भी, डेंस को भी और स्पेशलाइज्ड को भी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। अब देखो जब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के, भाई 2 तरह के कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं उन एरियोलर, एरियोलर, है ना? दूसरे होते हैं एडिपोज, एडियोलर और एडिपोज। तो पहले एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, है ना? अब देखिए आइए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर 2 कैटेगरी में हम पहले। So dense connective tissue, they are divided further into 2 categories. Dense regular or dense irregular. डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में इसको भी फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हाइट फाइब्रस और दूसरे होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर।
ये दोनों ही जो होते हैं फाइबर दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। तो येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है। दूसरे हो गए आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब फर्दर आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, है ना? अब हम जब स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बात करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू कई तरह के होते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में देखो इसके क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे होते हैं। अब हम फर्दर स्पेशलाइज्ड टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्केलेटल टिश्यू, बोन्स वगैरह, कार्टिलेज वगैरह, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है। दूसरा आता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, है ना? अब स्केलेटल टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें कार्टिलेज वाले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गया हमारा कार्टिलेज, दूसरा हो गया हमारा बोन। बोन तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके। जो लोग हमारे दूसरे इवनिंग बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ लिया स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो कार्टिलेज हो गया और दूसरा हो गया हमारा बोन हो गया। अब देखो जो और बोन, तो बोन तो आपका हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। कार्टिलेज का भी काम होता है। कार्टिलेज 3 तरह का होता है। तो फर्दर कार्टिलेज के टाइप आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं कार्टिलेज के टाइप बता देता हूं, अदरवाइज तो मैं आपको नहीं बताता। लेकिन कार्टिलेज से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है। दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। और तीसरा होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है। अच्छा, वेस्कुलर सिस्टम दो तरह में, वेस्कुलर टिश्यू दो तरह का पाया जाता है, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो ब्लड और दूसरा लिम्फ। क्लियर? ये क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। और नोट करके मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर हम लोग मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है। तो डन हो गया, सबने कर लिया? राइट। तो चलिए अब स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले डालिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डालिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला आप हेडिंग डालेंगे ए, है ना? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके लिए हेडिंग डालेंगे एरियोलर, एरियोलर टिश्यूज। तो एरियोलर में लिखेंगे दे आर दी सर एक मोस्ट, सेकंड। यस ठीक है। तो एरियोलर में लिखेंगे दे आर दी मोस्ट वाइडली, है ना? तो पहला मैं खुद भी लिखता जाता हूँ, हेडिंग डालता जाता हूँ, जिससे आपको छूटने ना पाए कहीं पे। तो पहला हमने डाला एरियोलर, है ना? एरियोलर टिश्यू। ठीक है। अनदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो नोट करेंगे दे आर दी मोस्ट वाइडली distributed tissue, they are the most widely distributed connective tissue in animal body.
they are the most widely distributed connective tissue in animal body. Next point. They are found every place they are found every place and every direction where thread cross to each other, where thread cross to each other. Sir, direction. Sir, thread. They are found every place and every direction where thread cross to each other. अब एक मिनट रुको, मैं डायग्राम इसका आपको निकाल के देता हूं, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. Sir, thread cross. एक मिनट दो मुझे, मैं डायग्राम जरा दिखाऊं, फिर आप समझ पाएंगे इसको. ये देखो, ये एरियोलर टिश्यूज है ना. यहाँ पर एरियोलर टिश्यूज में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कुछ टिश्यूज हैं, यहाँ पे माइक्रोफेजेस, ये सेल हैं. माइक्रोफेजेस वो सेल हैं जो बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं, ठीक है ना. यहाँ पर ये सेल आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं, इसको फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ये फाइबर की तरह है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, है ना, और ये मास्ट शेल. मास्ट शेल क्या करती हैं कि ये जब ब्रेक हो जाती हैं तो ये एक पर्टिकुलर हिस्टामाइन करके एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिससे जहां पे हमें एलर्जी होती है वहां पे खुजली होने लगती है ना. तो मास्ट शेल एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया वगैरह को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? इज इट सो? वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है अभी? यस सर. Yes, sir. ठीक है. देखिए यहां पर क्या है कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को खाने का काम करते हैं. फाइब्रोब्लास्ट और ये जो आपके कोलेजन फाइबर, ये हमारी स्किन को मजबूत बनाते हैं. जो जानवरों से लेदर निकलता है ना, समझे, जिससे शूज वगैरह बनते हैं, पर्स बनते हैं, तो जो ये एनिमल से लेदर निकलता है, ये लेदर एक्चुअली क्या होता है, वो कोलेजन फाइबर का ही बना होता है. जिस लेदर में, मतलब जिस चमड़े में कोलेजन फाइबर जितने ज्यादा होते हैं, वो लेदर उतना ही मजबूत होता है. तो हमारी स्किन को ड्यूरेबिलिटी और मजबूती देने का जो काम करते हैं वो कोलेजन फाइबर बोलते हैं. ये मिला करके हमारे एरियोलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. अभी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एरियोलर टिश्यूज is made up of matrix, white and yellow fiber, मतलब कोलेजन फाइबर, ठीक है ना, फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट
comma, mast cells, and macrophages. ठीक है, full stop. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताइरा. ये areolar tissues are made up of matrix, white and yellow fibers, comma, fibroblast cell, comma, mast cell, macrophages and macrophages. Full stop. Next point. They are present under the skin, between, they are present under the skin, between and around muscles. So they are present. They are present under the skin, comma, between and around muscular tissue. Next point. Their function is binding together the parts of body, binding together parts of body, and they provide elasticity So the parts of body. and they provide elasticity, comma, support and strength, support and strength to the body. Full stop. डायग्राम बना लिया क्या आप लोगों ने, क्या बनाओगे अभी? तो अभी बनाएंगे. बना लीजिए. सर फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? फिब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? थोड़ा बेटा थोड़ा तेज से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास तक. सर फिब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? फाइब्रोब्लास्ट पूछ रहे हो ना? फाइब्रोब्लास्ट से लिए फाइब्रस सेल्स होती हैं, ये भी स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं. फाइब्रोब्लास्ट हो गया, कोलेजन फाइबर्स हो गया, ये जितने फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे स्किन को स्ट्रेचेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों चीज प्रोवाइड कराते हैं. कोलेजन इनमें से सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फाइबर है, सबसे ज्यादा मजबूत फाइबर है. दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. डन सर. डन, ठीक है. So एक मिनट. हाँ.
Done, sir. ठीक है, चलो। अब देखिए, फंक्शन तो मैंने आपको लिखवा ही दिया इसका। अब नेक्स्ट कौन सा था? देखिए, एडिपोज। एडिपोस है ना, नेक्स्ट एडिपोस था। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एरियोलर, और नेक्स्ट आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोस। ठीक है, बी इज एडिपोस। तो नोट करो एडिपोस है ना। एडिपोस cells are also called adipocytes, are also called adipocytes or fat cells. They are also called adipocytes or fat cells. They contain fat globules. They contain fat globules. That's why nucleus and cytoplasm, that's why nucleus and cytoplasm displaced at peripheral part. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, याद है जब मैंने आपको वो बताया था, ट्यूब सेल्स बताया था, सीप ट्यूब्स। तो वहां पे हमने देखा था कि वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है, तो वैक्यूल के बड़े हो जाने की वजह से वो जो बाकी के पार्ट होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना, वैक्यूल बड़ा हो जाता है। तो बाकी के जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो सब डिस्प्लेस हो जाते हैं, है ना। उसी तरह से इनमें होता है एडिपोज सेल्स में। तो एडिपोज सेल्स में इतना ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है कि इसकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिपॉजिट अलग हो जाती हैं। हमारे बॉडी में जिन जिन पार्ट्स में फैट डिपॉजिट होता है, समझे, जहां जहां से हम मोटे होते हैं, खाना खाने के बाद आप जिन जिन पार्ट से मोटे होते हैं ना, उन सब में सिर्फ यही होता है कि एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम मोटे होते जाते हैं और उन्हीं पार्ट में फैट डिपॉजिट होता है। भाई हमारे पेट में ही फैट क्यों डिपॉजिट होता है ना। तो वो रीजन यही होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका भी डायग्राम एक दिखाता हूँ। लेट मी, we not write about macrophages and fibroblasma. ओके, एक्चुअली क्या है ना, ये मतलब इनके फंक्शंस हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है ना, कि अभी हम मैक्रोफेजेस पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जितने सारे आप ये सेल्स पढ़ रहे हैं ना, इन सेल्स के फंक्शन हम पढ़ते हैं ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं, तो वहां पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आपके माइक्रोफेजेस का क्या काम होता है, मोनोसाइट्स का क्या काम होता है, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं इसी का। ठीक है, दैट इज द रीजन, है ना। तो अभी हम सिर्फ टिश्यूज के बारे में एक्चुअली पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल किसी सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ टिश्यू का स्ट्रक्चर और टिश्यू का फंक्शन ये पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा ना, आपको ये मतलब ये नहीं लगेगा कि ये क्या चीज है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रेफरेंस आपको देता जा रहा हूँ। गिव मी 1 सेकंड, मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडिपोस, दिखा डायग्राम एडिपोस सेल्स का। Yes, sir. ठीक है, यस सर। देखो ये डायग्राम आपको नोट करना पड़ेगा। अब आप Yes, देख sir. पा रहे होंगे ये इसमें न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर क्या है, ये फैट ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट है, फैट ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट। जूम कर दूं और
ठीक है, जूम कर देता हूँ, पिक्सल फट जाएंगे। चलो मैं जूम कर देता हूँ, आप बोल रहे हो। अभी क्लियर है? यस सर। दिख रहा है ना जो लिखा हुआ है, ये Yes, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, नोट कर लो। देखो अभी क्या है कि ये हो गए इसके, ये न्यूक्लियस हो गई, ये देखो पेरिफेरल पार्ट में न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। ये जो ये वाला रीजन भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये देखो फैट ग्लोब्यूल्स, इतना बड़ा फैट ग्लोब्यूल है। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा किसी दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट जो है, जो पिंक पिंक सा दिख रहा है, इसमें आपके फैट ग्लोब्यूल्स है। तो फैट ग्लोब्यूल्स की वजह से अभी क्या हो रहा है कि प्रोटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो दूसरे कलर से मैं कर रहा हूँ। देखो ये प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है, ये जो मैं आपको पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ, ये प्रोटोप्लाज्म इसका साइड में चला गया है ना, न्यूक्लियस भी इसके साइड में चली गई। फैट ज्यादा अमाउंट, इसके बीच में बाकी की कुछ कुछ ब्लड सेल्स, ये ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, येलो फाइबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये सब। तो आप ऐसा करेंगे, ये सब इतनी सारी नोट करने की जरूरत नहीं, एक सेल बना लो, ठीक है ना, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स और ये बना लो, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो सब बना लो। Done, sir. डन? यस सर डन। ठीक है, तो नोट करिए, चलिए नोट कर लीजिए। ईच, ये तो लिखवा दिया ना कि साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में चला जाता है ना, ठीक है। Yes. और नोट करेंगे, अच्छा इसमें कुछ मैमल्स होते हैं, मैं एक चीज और बता दूं, में ब्राउन फैट डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे स्क्विरल हो गया, फैट हो, ये हो गया, रैट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं ना, इनमें ब्राउन फैट पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट होता है वो ब्राउन फैट होता है। कोई भी बच्चा ह्यूमंस का पैदा होता है, स्टार्टिंग में उसका कलर नहीं पता चलता, वो गोरा है, काला है, वो सब ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। रीजन ये होती है कि हर बच्चे की स्किन में पिगमेंट नहीं होते, में ब्राउन कलर, ब्राउन फैट डिपॉजिट होता है, इसलिए उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। इसीलिए छोटा बच्चा आप देखो ना कि वो खाता पीता कुछ नहीं, फिर भी इतनी तेज तेज हाथ पैर दिन भर चलाता रहता है और फिर भी थकता नहीं है। रीजन ये होता है कि उसकी बॉडी में ब्राउन फैट बर्न होता रहता है, जिसकी वजह से वो दिन भर, जब तक छोटा बच्चा जगता रहेगा, 2-4 महीने का जो बच्चा होता है, खूब तेज हाथ पैर चलाता है ना, तो आप सोचो वो थक क्यों नहीं जाता, इतनी एनर्जी कहाँ से Yes, आती sir. है? तो वो एनर्जी एक्चुअली ब्राउन फैट के बर्न होने से आती है। फिर धीरे-धीरे आप देखते हो कि बच्चे का कलर समझ में आने लगता है। रीज़न ये होता है कि बच्चे के शरीर का ब्राउन फैट जो होता है वो बर्न हो जाता है। तो मदर के बॉडी में जब तक बच्चा रहता है तो उसकी बॉडी में ब्राउन फैट डिपॉज़िट होता रहता है। ब्राउन फैट स्क्विरल की बॉडी में पाया जाता है, ब्राउन फैट रैट्स में पाया जाता है, इसीलिए ये सब ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, Yes. ठीक है? एडिपोज cells contain white fat, and they also contain brown fat. Full stop. Brown color is due to, सर प्लीज रिपीट अगेन। क्या हुआ, किसका रह गया भाई?
एडिपोज टू टिश्यू नहीं, एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, ये बताया ताहिरा मैंने। एडिपोज टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, व्हाइट एंड ब्राउन कलर, white and brown color. White adipose tissue contain white fat and brown color is due to iron containing pigment in fat. Full stop. Brown fat is highly energetic and produces 20 times more energy than white fat. नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं हमारी बॉडी में, देखिए। आंसर व्हाइट फैट। व्हाइट फैट तो नॉर्मल जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं ना, जो जिनको आप बोलते हो फैटी एसिड्स ऑफ ग्लिसरॉल, उसके बने होते हैं नॉर्मल फैट। तो व्हाइट फैट में किसी तरह का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, दे आर फाउंड सबक्यूटेनियस, मतलब हमारी स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस, दे आर फाउंड subcutaneous tissues, comma, around heart, kidney, around heart. तो एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। They are found subcutaneous, comma, around heart, kidneys, around heart, kidneys, eyeball, around heart, kidneys, eyeball, and any place where fat is, deposited. फुल स्टॉप। ब्लबर जानते हो आप लोग, ब्लबर? कोई बता सकता है ब्लबर क्या है? वेल के पेट की तरफ, नीचे वाले चेस्ट से लेके पेट की तरफ, है ना, वेंट्रल सरफेस पे, उसमें एक एडिपोज टिश्यू से बना हुआ बड़ा सा लेयर पाई जाती है जिसमें खूब फैट डिपॉजिट होता है, उसको हम ब्लबर कहते हैं। ब्लबर वेल को सर्दी से बचाता है। तो एक्चुअली जो लोग मोटे होते हैं उन्होंने एडिपोज टिश्यू ज्यादा पाया था, आप देखेंगे उनको सर्दी कम लगेगी, क्योंकि फैट जो होता है दैट वो हीट का इंसुलेटर है, ठीक है ना। उनको सर्दी कम लगेगी, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठीक है। जो मोटे लोग होते हैं गर्मी उनको पसीना जल्दी निकालेगा, लेकिन सर्दी उनको कम लगेगी, क्योंकि उनके एडिपोज टिश्यू में फैट डिपॉजिट होता है। एडिपोज टिश्यू एक्चुअली फैट हीट का इंसुलेटर होता है। ये क्या करता है कि ठंडी से बचाता है एनिमल को, तो वेल इसीलिए कोल्ड वाटर में सर्वाइव कर जाती है। तो नोट करेंगे, सर पोलर बेयर में भी ब्लबर होता है? ब्लबर नहीं होता बेटा, उसमें ब्लबर वर्ड नहीं यूज करते। उसमें पूरी बॉडी में एडिपोज टिश्यू हाई अमाउंट पाए थे, इसीलिए वो ज्यादा फ्लफी मोटा से दिखता है ना पोलर बियर, यस सर। ये से। और जो ब्राउन बियर होता है उसमें ब्राउन कलर का फैट पाया जाता है, समझे? यस। ये भी एक डिफरेंस है। और वेल क्या होती है कि इस तरह का वेल आप देखो, इस तरह का एनिमल होता है बड़ा सा, है ना। तो वेल में
ये पूरा पार्ट ब्लबर का बना होता है, ये इसको हम ब्लबर बोलते हैं। यहाँ एडिपोज टिश्यू, दिस इज ब्लबर, समझे? सर हाँ सर जब न्यूबॉर्न बेबी बड़ा हो जाता है तब उसमें से ब्राउन फैट चला जाता हाँ, तभी तो देखो ना उसकी स्किन, अगर वो पहले भी वो बेबी काला ही दिखाई देता है, बाद में कितने भी गोरे कलर का, कितना भी व्हाइट कलर उसका, है ना? तो स्टार्टिंग में वो डार्क सर। कॉम्प्लेक्शन का ही दिखाई देता है, तो धीरे धीरे ब्राउन फैट उसका बर्न हो जाता है। जब ब्राउन फैट बर्न हो जाता है तो एक्चुअल जो स्किन का पिगमेंट होता है वो दिखाई देने लगता है बच्चे का, यस है ना? देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो महीने 2 महीने के बच्चे होते हैं, सबके बच्चे एक ही जैसे दिखाई देते हैं। यस सर। अगर 10-15 दिन का बच्चा हो तो पहचान पाना मुश्किल है कि आपका कौन सा है, किसी दूसरे का कौन सा है ना? हाँ, एलिफेंट में भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नोट करेंगे, blubber of whale and hump of camel. Blubber of whale and hump of camel are made up of adipose tissue. Are made up of adipose tissue. ठीक है? Right. यस सर। Their function is food reserve. तो ये क्या करते हैं, जब एनिमल को खाना नहीं मिलता तो फूड रिजर्व का काम करते हैं, फैट बर्न होता है और एनिमल सर्वाइव कर जाता है। ठीक है? Their function is food reserve, comma, prevent heat loss, shock absorbing, and सर क्या एब्जॉर्बिंग? शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब चोट से बचाना। मोटे आदमी को चोट कम लगेगी, पतले आदमी को चोट ज्यादा लगेगा, समझे ना? तो जब आप मारते हो तो मोटे आदमी को चोट इसलिए कम लगती है क्योंकि ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये गद्दे की तरह काम करते हैं, ठीक है, कुशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, सो शॉक एब्जॉर्बिंग एंड दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंजरी। नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है भाई, समझ आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब चलो देखो हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से पढ़े थे, मैंने कौन कौन से आपको बताए थे। तो नोट करिए, डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर थे, नोट करिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग, सब हेडिंग डालेंगे डेंस डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यूज। नोट करेंगे, द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट the Sir? collagen fibers the collagen fibers are present in parallel bundle. The collagen fibers are present in parallel bundles. That's why they are called regular connective tissue. Full stop. They are of two type. अब रुकिए, dense regular tissues.
dense regular देखा। अब देखो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर में फर्क क्या है। देखो जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, उनमें आप ये देख पा रहे हैं कोलेजन फाइबर रेगुलर है, पैरेलल बंडल की तरह इस तरह से पड़े हुए हैं, पैरेलल बंडल की तरह बिल्कुल पैरेलल पड़े हैं। और डेंस इरेगुलर में ये कोलेजन फाइबर इरेगुलरली पड़े हैं। इनके बीच बीच में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है। ठीक है, तो नोट करिए, दे आर ऑफ टू टाइप। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट fibrous connective tissue. White fibrous connective tissue is made up of, सर इसके पहले डिटेल्स है नहीं they are of two type, ये लिखा मैंने dense regular tissues में they are of two Yes, type। sir. ठीक है, उसमें दो होते हैं, एक होता है व्हाइट दूसरा येलो। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हाइट fibrous tissue is made up of white collagen fiber and fibroblast cell, white collagen fiber and fibroblast cell are present, fibroblast cells are present in rows between bundles इनके बाद next So bundles of bundles of यही ना ये collagen। so it is made up of white and yellow, तो bundle दोनों का होगा। मैंने आपको लिखा है white collagen fibers are arranged in bundles, है ना, and fibroblast cells are present in rows between bundles। तो कोलेजन व्हाइट कोलेजन फाइबर के ये बंडल्स हैं, इन बंडल्स के बीच बीच में रोज के फॉर्म में, है ना, रोज के फॉर्म में सीक्वेंशियल वे में ये आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल पड़ी हुई है। अभी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू are made up of yellow elastic connective tissue are made up of thicker and branch network of yellow fibers. Full stop. The fibroblast are irregularly scattered. The fibroblasts are irregularly scattered. Full stop. It contain mast cells. And often adipose cells. Mast cells and often adipose cells. ठीक है, यस Yes. आप देखिए क्लियर डायग्राम बना लिया, बनाओगे?
बनाएंगे। बना लो डोसा भी डायग्राम, बनाना है। ठीक है, जिसने नहीं बनाया जल्दी से बना लो, जल्दी से। डन सर। डन, ठीक है। नो सर, चलिए, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कर लो। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, लोग ये देखते हैं। मैंने क्या, हम लोगों ने क्या टाइप पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया कि डेंस इरेगुलर। हाँ, मैं क्लासिफिकेशन देखो। तो हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर में व्हाइट और येलो इलास्टिक, फिर डेंस इरेगुलर ना, तो हेडिंग डालेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम आप बना ही चुके हो तो नोट कर लीजिए। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैज fibroblast cell, fibroblast cells, dense irregular connective tissue have fibroblast cell and many fibers, mostly collagen, that is present irregularly, that is present irregularly, full stop. नेक्स्ट हेडिंग है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। These are वेट सर, these are of following type. These are of following type. First, सब हेडिंग डालेंगे स्केलेटल टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यू, रिपीट अगेन। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हेडिंग डाली आपने। इसमें बस मैंने इतना लिखा है कि दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो इसमें फॉलोइंग टाइप में पहली हेडिंग डालेंगे आप, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मेन हेडिंग स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यू में लिखना शुरू करो। These connective tissues form endoskeleton. These connective tissues form endoskeleton of animal. Endoskeleton of animal.
सर प्लीज रिपीट। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। दीज, मैंने आपसे ये कहा कि स्केलेटल टिश्यू में लिखेंगे दीज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ एनिमल mainly invertebrate, mainly invertebrate। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यूज है ना, ये हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, इसी में लिखेंगे स्केलेटल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप। स्केलेटल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, कार्टिलेज एंड बोन। तो फर्स्ट सब हेडिंग है कार्टिलेज। अब देखो कार्टिलेज क्या होते हैं, बता सकते हो कार्टिलेज क्या होते हैं? कोई बता सकता है कार्टिलेज क्या होते हैं? बताइए भाई, कार्टिलेज क्या होते हैं? यार कार्टिलेज, हमारी नाक हमारी कार्टिलेज का बना है, हमारा कान हमारे कार्टिलेज का बना है। ऐसे स्ट्रक्चर जो बोन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन बोन नहीं होते हैं, उनको हम कार्टिलेज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कार्टिलेज टिश्यूज, राइट। तो हमारा कान जो होता है, कान में कोई हड्डी थोड़ा ना बना, ईयर इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज, है ना। कार्टिलेजियस टिश्यूज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं, लेकिन वहीं पे साथ में ड्यूरेबल भी होते हैं। आप देखो कार्टिलेज का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ किसी कार्टिलेज टिश्यू का। एक्चुअली कार्टिलेज टिश्यू भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले कार्टिलेज टिश्यू में। कार्टिलेज टिश्यू इज अ सॉफ्ट, cartilage tissue is a soft and flexible tissue। Next point, they are found in early stages, they are found in early stages, they are found in early stages and later in adult they convert into, and later in adult they convert into, they are found in early stages and later in adult they convert into bones, है ना। अब देखो कार्टिलेजेस में देखो, डायग्राम में पहले आपको दिखाता हूँ कार्टिलेज टिश्यूज का। तो क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है ना, तो कार्टिलेज ज्यादा होते हैं, बोन्स कम होते हैं। जैसे जैसे इसीलिए छोटा बच्चा अगर गिर जाता है छत वत से, आपने देखा होगा कभी गिर गया तो उसकी हड्डियां वड्डियां नहीं टूटती हैं, क्योंकि उसमें हड्डियां होती ही कम है। ठीक है, और उसमें कार्टिलेज ज्यादा होता है। धीरे धीरे जब बच्चा खाना शुरू करता है तो क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो बोन्स में कन्वर्ट होने लगता है ना, और धीरे धीरे वो पूरी की तरह बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्टिलेजेस जो होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं। एक ऊपर देख रहे हैं हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है ना। अब कार्टिलेज में आप देख पा रहे हैं कि कार्टिलेज में थोड़ी छोटी बीच बीच में सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, ये ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है ना, और इसके अंदर कार्टिलेज सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोलेजन फाइबर भी मौजूद है।
नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर मौजूद है। हाँ, ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे येलो इलास्टिक फाइबर मौजूद है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है ना, और ग्राउंड सब्सटेंस के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज सेल्स मौजूद हैं। आप इन कार्टिलेज सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, और अंदर ये जो ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है, इसी को हम आप मैट्रिक्स कहते हैं। इस ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, कुछ छोटी छोटी इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, है ना, जिनकी वजह जिनसे यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती रहती है। ठीक है, और दूसरे बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है। ऊपर वाले में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह का फाइबर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जो कार्टिलेज सेल्स इनको हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक, तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कार्टिलेज में। cartilage is made up of cartilage cell, cartilage cells, which are called chondroblast, which are called chondroblast at early stages, full stop. सर Chondroblast at early stages, and when they mature, we call them chondrocyte. ठीक है, तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट मैंने आपको दिखाया, इन्हीं को जब मैच्योर हो जाती है तो कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स बना किस चीज का है, तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इन कार्टिलेज द ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, इन कार्टिलेज द ग्राउंड सब्सटेंस or matrix is made up of ground substance or matrix is made up of water, comma, protein, carbohydrate, comma, lipid and collagen fiber. ठीक है, यस नेक्स्ट पॉइंट। cartilage is generally described as it do not have blood, क्योंकि बीच में ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, साइड में पाई जाती है। कार्टिलेज इज जनरली described that it do not have blood, but it is not true, ठीक है, it have blood supply, they may be of three type: hyaline, fibrous. They may be of three type: hyaline, fibrous
एन इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अब आप तीनों के डायग्राम बना लीजिए, है ना, इनके डायग्राम बनाइए तीनों का। डायग्राम बना के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हो गया भाई? ठीक है, डन। चलिए आप फिर नोट करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज is translucent slightly elastic and have less fiber and have less fiber have less fiber, full stop. It is most prevalent cartilage. It is most prevalent cartilage. It is most prevalent cartilage, full stop. It forms articular surface of articular surface of joint of articular surface of joint of long bones. हमारे जो पैर की हड्डियां वड्डियां होती है ना, उन ज्वाइंट पे ये आर्टिकुलेट, जो हड्डियां आर्टिकुलेट करती हैं उन ज्वाइंट्स पे पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जानते हो? इट इज फाउंड इन रिंग्स ऑफ Yes. ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारी जो ये विंड पाइप है जिससे अपन सांस लेते हैं, है ना, गले में जो दिखाई देता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना है। इट फॉर्म्स रिंग ऑफ ट्रैकिया। ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं, कॉमा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फाउंड इन रिब्स, ब्रोंकाई, कॉमा, फाउंड इन रिब्स, नेजल सेप्टम, नाक वाले में, बीच में, नाक के बीच में, नेजल सेप्टम, सेप्टम, एंड ऑल्सो इन लैरिंग्स, साउंड बॉक्स में हमारे, एंड ऑल्सो इन लैरिंग्स। Please repeat it. ठीक है, नेक्स्ट, Sir, repeat कर दो. क्या रिपीट करना है? क्या रह गया? बोलो बेटा, तेज से बोलो, किसका रह गया बताओ भाई, किसी का छूट गया कहीं पे? नहीं, सर कोई बोल रहा था रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। सर It is आर्टिक्यूलर और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है? ट्रांसल्यूशन का मतलब बेटा आर पार दिखाई देने वाला, जैसे अपना पेपर होता है ना, पेपर है ना, तो Yes, sir. पेपर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि अपन उस पर क्लियरली नहीं दे सकते, लेकिन लाइट इधर से उधर जा रही है, उसको हम ट्रांसल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. और सर आर्टिक्यूलर? ये वाली लाइन रिपीट कर दो, कौन वाली लाइन रिपीट करना है ताहिरा, वही जानना चाह रहा हूँ। कौन सी लाइन It is रिपीट करना है बेटा? found in. Sir, it हाँ, is found in. इट इज फाउंड इन ट्रैकिया, कॉमा, ब्रोंकाई, वो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखो, ट्रैकिया, कॉमा, ब्रोंकाई, रिब्स, रिब्स, nasal septum, nasal septum, and larynx, and larynx, Yes, sir, done. ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया आपका हाईलाइन कार्टिलेज, सेकंड कौन सा था? फाइब्रस कार्टिलेज। नोट करो, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज are of two type, white and yellow. Fibrous cartilage are of two type, white and yellow. ठीक है, इसी में लिखेंगे white fibrous cartilage are made up of white fibers, and they are, अंडरलाइन करेंगे, strongest cartilage, they are strongest cartilage, full stop. They are found in intervertebral disc, they are found in intervertebral disc. हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इस तरह की छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, इन हड्डियों, ये हड्डियां आपस में कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं। इन कार्टिलेज के, इनके इन हड्डियों के बीच का जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर
वर्टिब्रल डिस्क। तो एक कुशन की तरह होता है, ये इसी कार्टिलेज का बन के होता है, और फाइब्रस में भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द येलो इलास्टिक फाइबर, द येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर are made up of yellow fiber, they are more flexible, they are more flexible, full stop, they are found in pinna of ear and tip of nose, they are found in pinna of ear and tip of nose। ठीक है, Yes. अब नेक्स्ट है इलास्टिक कार्टिलेजेस, तो नोट करेंगे इलास्टिक कार्टिलेजेस। ठीक, कौन से थे, इलास्टिक की थी। अब देखो इलास्टिक कार्टिलेजेस जो हमारे थे, तो हम लोग अब इलास्टिक कार्टिलेज की जैसे बात करते हैं, देखो ठीक, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस। ठीक है, अब कैल्सिफाइड या इलास्टिक, तो हेडिंग डालेंगे कैल्सिफाइड या इलास्टिक कार्टिलेज। दे कंटेन ग्रेन्यूल्स ऑफ कार्बोनेट, They contain ऐसा करो वो इलास्टिक कार्टिलेज आप काट दो, है ना, इलास्टिक कार्टिलेज नहीं लिखो, तो वहां पे लिखो कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक आप काट दो। कंटेन द ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate makes them hard, calcium carbonate makes them hard, full stop, they make the pectoral girdle of, they make the pectoral girdle of vertebrate, they make pectoral girdle of vertebrate। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो ये तो हो गया कार्टिलेज, नेक्स्ट आते हैं बोन्स में, तो हेडिंग डालो बोन्स। Bone is the hardest tissue, bone is the hardest tissue of body। अच्छा, वैसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है बॉडी का? enamel, Yes. हाँ, वेरी गुड, किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। एक मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल का नाम बता दो, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ बेटा। डेंटाइन एक मटेरियल होता है ना, उसका बना होता है। सर कौन सा? डेंटाइन, DENTINE, डेंटाइन। सर सर डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया गया है ना। हाँ, बताया तो था, डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, देखो अब मैं बोन का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, गिव मी 1 सेकंड। डायग्राम दिखा क्या?
देखा ना Yes. बोन का डायग्राम? Yes, sir. ठीक है। आप देखो बोन्स में क्या है कि ये हमारी मान लो कोई भी बोन हो गई, है ना? तो बीच में तो बोन मैरो पाई जाती है ना? और बोन के ऊपर पेरिस्टेमियम एक कवरिंग होती है, तो एपिथेलियल लेयर की बनी होती है, वो छोड़ दीजिए, है ना? अब देखो बोन में आप देख पा रहे हो अंदर जहाँ पर ये बोन मैरो हो वहाँ पे उस वाले एरिया में ये तो आर्टरीज और वेन्स हैं, ठीक है? उसके बाद ये बोन्स है ना? तो बोन्स आप देख पा रहे हैं ना, जो बोन ये टिश्यूज़ है, इसको हम ऑस्टियन बोलते हैं। इसके बीच में एक छेद जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम हैवर्सन कैनाल कहते हैं, ठीक है? और ये एक यूनिट जो ना ये सर्कुलर टाइप यूनिट इसको हम ऑस्टियन कहते हैं और बीच में एक जो छेद जैसा है इसको हम ये हैवर्सन कैनाल बोलते हैं और उसके बीच में देख रहे हैं आप यहाँ पे पड़ी हुई क्या वैस्कुलर बंडल्स ये क्या बोलते हैं हमारा वैस्कुलर टिश्यूज पड़े हुए हैं। अब ये वैस्कुलर टिश्यूज में बोन सेल्स ये स्टार शेप दिखाई दे इनको हम ऑस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है? और ऑस्टियोसाइट सेल के चारों तरफ क्या है? ईसीएम भरा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्लियर? Yes, sir. So इसको बनाना पड़ेगा. बेटा एक काम करो, हम बताएं बनाना क्या है? तुम्हें बस इतना डायग्राम बनाना है, इतना, ठीक है? बना लोगे ना? इतना डायग्राम बना लो, ठीक है? और पहले ये बनाओ, ये, ठीक है ना? और उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, बस 2 चीज़ बनानी है तुम्हें। क्लियर है? ये तो मैंने तुम्हें समझाने के Yes, लिए sir. ताकि ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए, डायग्राम तो मैं इसलिए दिखाता हूँ। मेन बोन मैरो की क्या काम होती है? बोन मैरो का काम होता है ब्लड का फॉर्मेशन। बोन मैरो में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और बोन मैरो का काम होता है ब्लड फॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह जितनी फैगोसाइट, लिम्फोसाइट जितनी होती है सब यही बनती है बोन मैरो। Can we do the bone and vascular connectivity? Yes, yes, sure, sure, ऋषिका। काफी सारा हो गया है मैं अभी बस ये बोन तो एटलीस्ट डायग्राम तो आप लोग बना ही लो क्योंकि काफी सारा हम लोग कर चुके हैं। बाकी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई डू नॉट हैव एनी इशू। 1.5 आवर की अगर क्लास 3 डेज चलती रहेगी तो हमारा सिलेबस रेगुलरली वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था उसी पेस में। और इसमें अब आप लोग कह रहे हो कि अर्थवर्म और ये भी है तो ये भी पढ़ाना पड़ेगा, वरना कनेक्टिव टिश्यू हमारा बचा हुआ है, इसमें हम बोन्स पढ़ेंगे, है ना? और मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल तो बहुत छोटा सा है, मस्कुलर टिश्यू में कुछ खास नहीं है। मेनली कनेक्टिव टिश्यू बहुत सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसमें बोन्स पढ़ा के कनेक्टिव खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ब्लड पढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पर देखो ब्लड बहुत डिटेल में नहीं है ना? ब्लड डिटेल में है सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में आपके नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका नीट का कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। तो आप लोग डायग्राम भर बना लीजिए, बाकी फिर कल कर लेंगे। इसी का इफ यू हैव क्लास यू कैन लीव। कोई क्लास है क्या बेटा? No, sir. I have it after some time. Sure. तो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए बस।